नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। और आज का नया टॉपिक है समास, जिसको छोटे छोटे भागों में विभक्त करके अपने अच्छे से उसको पढ़ेंगे। 3 से 4 वीडियो के अंदर उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ये जो समास है ये कक्षा 10 का महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे अपने चर्चा करेंगे। और शुरुआत करते हैं आज समास की। खूब अच्छे से पढ़ेंगे, समझ भी लेंगे अच्छे से। तो प्यारे साथियों, आज का नया टॉपिक है समास। कौन सा मास? समास। तो सबसे पहले शब्द के अर्थ को जान लेते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? सम धन आस। सम धन आस। अब इसमें सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है निकट। सम का अर्थ हो गया निकट। आस का मतलब होता है बैठना। क्या अर्थ होता है? बैठना। और देखो, संधि की है पीछे वीडियो में, अब समास कर रहे हैं तो एक अंतर जान लेना बहुत जरूरी है कि यदि संधि की बात करें तो क्या होता है? 2 वर्णों का आपस में मेल होता है। आपस में मेल होता है। और यदि समास की बात करें तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का क्या होता है? आपस में मेल होता है। ये तो हो गया साथियों संधि और समास में दोनों में अंतर। कि देखो, संधि में तो क्या है? 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल होता है, वर्ण जैसे कैक है, जो भी है। और समास में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों का क्या होता है? आपस में मेल होता है। समास 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम धन आस। सम का अर्थ होता है निकट और आस का अर्थ होता है बैठना। अब आप ये सीधे सीधे कह सकते हैं जी अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों का आपस में निकट बैठ जाना समास कहलाता है। समास कहलाता है। सीधे सीधे आप ये बता सकते हो या क्या कह सकते हो? 2 या 2 से अधिक शब्दों का आपस में मेल जहां होता है वहां क्या होता है? समास होता है। दूसरा आप ये बता सकते हो, या आप बता सकते हो 2 या 2 से अधिक शब्दों की विभक्ति। क्योंकि जब समास विग्रह होता है तो वो जो शब्द होते हैं विभक्ति युक्त तो होते हैं। तो इसमें क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों की विभक्ति आदि को हटाकर इकट्ठा करना ही क्या है? करना ही समास है। आप ये भी बता सकते हो। ये सामान्य तौर पे आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। या आप क्या कह सकते हो? 2 या 2 से अधिक शब्दों के आपस में मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये आप पूरा ऐसे समास को आप बता सकते हो। अब होता है कि भाई समास के भेद कितने होते हैं? बात करते हैं समास के भेद। अब बात करते हैं समास के भेद की।
ठीक है भाई, समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के भेद होते हैं 4। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कौन कौन से भेद होते हैं वो देख लेते हैं। समास के भेद होते हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, कौन कौन से समास होते हैं? नंबर 1 पे सबसे पहले आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास नाम आ गया, इसमें समझिए अव्यय का अर्थ होता है नए खर्च होने वाला। देखो, व्यय का मतलब हो गया खर्च होना, और ए लग गया तो मतलब नहीं, मतलब ऐसे शब्द जिनका खर्च न हो, मतलब जो लिंग क्रिया वचन के अनुसार न बदले, वो क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 पे आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास साथियों याद रखना, 1 नंबर पे अव्ययी भाव समास, 2 पे तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के होते हैं 2 भेद। कौन कौन से भेद होते हैं बता देता हूं, क्या लिख के बता सकते हो आप? एक तो हो गया द्विगु तत्पुरुष समास, एक तो ये हो गया, और एक होता है कर्मधारय तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तो अब देखिए 2 भेद हो गए समास के। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कौन कौन से? द्विगु तत्पुरुष समास और एक हो गया कर्मधारय तत्पुरुष समास। तीसरा समास अपने पास कौन सा है? तीसरा समास मित्रों अपने पास है द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व। और चौथा समास है अपने पास बहुव्रीहि समास। चौथा समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास। तो साथियों ये 4 भेद अपने पास है समास के। अब समास का शब्द का अर्थ अपनों ने देख लिया, क्या क्या होता है। सम का अर्थ निकट होता है, आस का मतलब होता है बैठना, मतलब शब्दों को आपस में पास लाकर बैठाना, और पास लाकर बैठा दिया तो वो क्या कहलाया? समास, और अलग कर दिया तो क्या कहलाया? समास विग्रह। समास विग्रह होगा तो वो शब्द विभक्ति युक्त होंगे, और समास कर देते हैं तो उनकी विभक्ति हट जाती है। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के आपस में मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे संधि में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसमें वर्ण हो गया, इसमें क्या कर देंगे? अपने शब्द कर देंगे। या ऐसे कह सकते हो 2 या 2 से अधिक शब्दों का आपस में निकट बैठ जाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि 2 या 2 से अधिक शब्दों की विभक्ति आदि को हटाकर इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब समास के भेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास 1, दूसरा तत्पुरुष समास 2। अब तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 2। द्विगु तत्पुरुष समास और कर्मधारय तत्पुरुष समास। जो आप अलग से पढ़ते हो ना, वो इसी के ही भेद हैं। तीसरा आता है द्वंद्व समास, और चौथा कौन सा आता है? बहुव्रीहि समास आता है। तो आज के वीडियो में अपने चर्चा कर लेते हैं किस पे? अव्ययी भाव समास पे, जो कि महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, कैसे ये रंग बदलेगा, रूप बदलेगा, जो भी है। तो आप एक बार ये उतार लीजिए।
तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं सबसे पहला बिंदु मैंने आपको बताया अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब सबसे पहले इनकी विशेषता देख लेते हैं, साव की विशेषता क्या होती है। नंबर 1 इनकी विशेषता रहेगी कि इसमें इस समास का प्रथम पद क्या रहता है, प्रथम पद प्रधान होता है। तो साथियों, समास के अंदर क्या रहता है, कोई भी एक समास है तो उसमें 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं और शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में कर दिया जाता है या समास में हो जाता है तो वो पद कहलाते हैं। अब क्या होता है, प्रत्येक समास में 2 या 3 पद होते हैं, 2 पद होते हैं। अब अव्ययी भाव समास की बात करें तो इसमें जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद और द्वितीय पद, या आप कह सकते हैं कि उत्तर पद, परपद या उत्तर पद, लेकिन इसमें प्रथम पद क्या रहता है, हमेशा प्रधान रहता है, ये बात याद रखना। दूसरा, प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद अव्यय होता है। तीसरा, प्रथम पद उपसर्ग भी हो सकता है, हो सकता है। चौथा, शब्दों की क्या रहती है, शब्दों की पुनरावृत्ति भी होती है। ये है, इस समास का प्रथम पद क्या रहेगा, प्रधान रहेगा, पहली बात। दूसरी, प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग भी हो सकता है। चौथा, शब्दों की पुनरावृत्ति भी होती है, या आप कह सकते हैं कि संज्ञा शब्दों की, या क्या कह सकते हैं, संज्ञा शब्दों की क्या रहती है, पुनरावृत्ति भी हो सकती है। ये हो गई अव्ययी भाव समास की क्या विशेषताएं हो गई। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में मैं आपको बता देता हूं कि जब मैंने उपसर्ग बताया है आपको, तो एग्जाम्पल बता देता हूं कि देखो, यदि कोई भी जो अव्यय है, जो प्रथम पद है, कहाँ से शुरू हो, आ उपसर्ग से शुरू हो। कहाँ से, आ उपसर्ग से, आ उपसर्ग से क्या हो, शुरू हो, तो समास विग्रह करते समय अंत में तक लगा देते हैं, तक लगा देते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, क्या हो, आ उपसर्ग से शुरू हो तो समास विग्रह करते समय अंत में क्या लगा देते हैं, तक लगा देते हैं। जैसे देखिए, आमरण, क्या उदाहरण है, ये उदाहरण आप देखते रहना, उदाहरण काफ़ी मिलेंगे आपको। जैसे आमरण है, ठीक है, यहाँ कौन सा उपसर्ग आया है, आ उपसर्ग आया है, तो समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मरण तक। अंत में क्या लगा देंगे, मरण तक। तो यहाँ देखिए, ये जो आ होता है, अब ये अव्यय क्यों होता है, बदलता क्यों नहीं है। आ को स्त्रीलिंग बना के देखिए, क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा क्या, इसके ऊपर मात्रा आ जाएगी, ई नहीं बन सकता।
या क्या इसका वचन बदल सकते हैं? ओ नहीं बदल सकते, इसलिए क्या है, प्रथम पद हमेशा क्या रहता है, अव्यय रहता है, जैसा कि मैंने बताया। और प्रथम पद देखिए क्या रहता है, हमेशा प्रधान रहता है, तो हमेशा याद रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए एग्जाम्पल है जैसे आपाद मस्तक, आपाद मस्तक, ये इसका हो जाएगा। देखो आया है तो लास्ट में क्या लगाना है, तक लगाना है, तो मस्तक, मस्तक का मतलब सिर, मस्तक से पाद, पाद का अर्थ क्या होता है, पैर, तक, ऐसे तक लास्ट में आपको लगा देना है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल है आ जानू बाहु, सॉरी, एग्जाम्पल क्या है, आ जानू बाहु। अब इसका क्या हो जाएगा, समास विग्रह, बाहु से जानू, जानू का अर्थ होता है घुटने, घुटनों तक, बाहु से जानू तक, ये हो गए। अब यदि आ जाए, ये तो हो गया आ उपसर्ग वाले 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। यदि क्या आ जाए, बे, नी, निर, निस या ना, इनसे, इन उपसर्ग से शुरू हो तो अंत में, तो समास विग्रह करते समय अंत में रहित या प्रारंभ में बिना लगा देते हैं, लगा देते हैं। क्या करना है दूसरे में, देखो यदि बे, नी, निर, निस, ना उपसर्ग से शुरू हो तो समास विग्रह करते समय अंत में रहित या क्या प्रारंभ में क्या लगा देते हैं, बिना लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है निडर, ये क्या है, अव्ययी भाव समास है, नी उपसर्ग आया है, नी उपसर्ग आया है तो मैंने क्या बताया कि अंत में क्या लगा देंगे, रहित, समास विग्रह करते समय प्रारंभ में क्या लगा देंगे, बिना। जैसे ये करके देखते हैं, अंत में क्या लगाना है, रहित, डर से रहित, ये इसका समास विग्रह हो गया। अंत में क्या लगाया मैंने, रहित। यदि ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बिना डर के, बिना डर के, बिना मैंने क्या लगा दिया, प्रारंभ में लगा दिया। ये देख लेना, मैं इसके और एग्जाम्पल बता देता हूं, ये हटा रहा हूं।
एक एग्जाम्पल है उदाहरण के लिए, जैसे ये है, जैसे निर्विवाद। एग्जाम्पल क्या है? निर्विवाद। अब इसके अंदर क्या है? उपसर्ग आया, और मैंने क्या बताया कि समास विग्रह करते समय अंत में रहित लगा देंगे और शुरू में क्या लगा देंगे? बिना लगा देंगे। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? विवाद से रहित, या आप इसका समास विग्रह क्या कर सकते हो? बिना विवाद के, बिना विवाद के। ये हो गया। ऐसे आप क्या कर सकते हो? इसके अलावा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है निश्चिंत। एक एग्जाम्पल है निश्चिंत। अब आप इसमें क्या कर सकते हो? चिंता से रहित। एक तो ये हो गया, या आप सीधे क्या कर सकते हो? बिना चिंता के। और देखिए, एक एग्जाम्पल है बेदाग। मैंने लिखा बेदाग। अब बेदाग में क्या हो जाएगा? देखो, बे मैंने बताया था, बे, नी, ना, निस, निर आ जाए तो क्या आ जाएगा? अंत में लगा देंगे रहित और शुरू में क्या लगा देंगे? बिना। तो इसमें क्या आ जाएगा? दाग से रहित। दाग से रहित, या आप क्या कह सकते हो? बिना दाग के। ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक है जैसे नालायक। जैसे क्या है? नालायक। तो क्या हो जाएगा? नालायक का जो लायक नहीं, जो लायक नहीं। इसका आप सीधे ही कर सकते हैं, जो लायक नहीं। ठीक है, तो ये आपके हो गए। इसके अलावा देखिए साथियों, इसके अलावा और एग्जाम्पल है, जैसे बेवजह। बेवजह हो गया। अब बेवजह का क्या हो जाएगा? बे उपसर्ग आया है तो आपको पता है अंत में रहित और शुरू में क्या लगा देंगे? बिना। तो आप क्या लिख सकते हो? बिना वजह के, बिना वजह के। या ये तो मैंने शुरू में लगाया है बिना वजह के, और अंत में भी आप लगा सकते हो वजह से रहित, वजह से रहित। इसके अलावा और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हो गया नासमझ। नासमझ, यहाँ क्या, कौन सा उपसर्ग आया है? ना उपसर्ग आया है। कौन सा उपसर्ग? ना। ठीक है, अब ना उपसर्ग आया है तो आप क्या कर सकते हो? समझ से रहित। समझ से रहित मतलब जिसमें कोई समझ ना हो, या आप क्या कर सकते हो? बिना समझ के, बिना समझ के। ये आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। ठीक है साथियों, ये तो हो गए ना, बे, निर, निस से शुरू होने वाले उपसर्ग। तो मैंने बताया था अव्यय शब्द हो गए। ठीक है, कि प्रथम पद अव्यय होगा, वो अपनों ने देख लिया। प्रथम पद हो सकता है उपसर्ग हो, जैसे अपनों ने ना, निस, बे आदि वो देख लिया, आप उपसर्ग वाले देख लिए। अब क्या है? यदि 3 नंबर, यदि क्या हो? अव्यय शब्द, अव्यय शब्द यथा हो। अव्यय शब्द क्या हो? यथा हो।
मतलब जिस शब्द से समास शुरू हो रहा हो वो क्या हो, यथा हो। यथा हो तो क्या करेंगे, विग्रह करते समय, विग्रह करते समय अंत में के अनुसार लगा देंगे, या फिर प्रारंभ में जैसा या जैसी लगा देंगे, ये कर देंगे, प्रारंभ में जैसा या जैसी लगा देंगे। जैसे देखते हैं अपने फॉर एग्जाम्पल उदाहरण है यथाशक्ति। उदाहरण क्या है, यथाशक्ति। तो आप क्या कर सकते हो, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे है यथा संभव, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, जैसा संभव हो, जैसा संभव हो। ऐसे भी आप समास विग्रह कर सकते हो। प्रारंभ में आप जैसा या जैसी लगा सकते हो, और अंत में अगर करें तो शक्ति के अनुसार आप बता सकते हो। इसके अलावा एग्जाम्पल यथोचित, तो इसका आप क्या कर सकते हो, जैसा उचित हो, जैसा उचित हो, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और एक एग्जाम्पल जैसे है यथागति, यथागति, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, गति के अनुसार, गति के अनुसार आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है साथियों। तो काफ़ी एग्जाम्पल हो चुके हैं आपके, इसके कम से कम 10-12 एग्जाम्पल हो चुके हैं। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि मैंने विशेषता में लिखवाया था कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति भी हो सकती है, तो वो उनके भी एग्जाम्पल अपने देख लेते हैं। 4 नंबर क्या है, यदि क्या हो, शब्द प्रति उपसर्ग से बना हो तो मुख्य शब्द को 2 बार लिख देते हैं, 2 बार लिख देते हैं, या उस शब्द के आगे हर जोड़ देते हैं। शब्द प्रत्युपसर्ग से बना हो तो मुख्य शब्द को कितनी बार लिख देते हैं, 2 बार, या उस शब्द के आगे क्या लगा देते हैं, हर लगा देते हैं। ये अविभाव समास के उदाहरण चल रहे हैं, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि ऐसे एग्जाम्पल आ जाए तो आपको समास विग्रह किस प्रकार करना है। जैसे आ गया प्रतिदिन, जैसे एग्जाम्पल आ गया प्रतिदिन, यहाँ पे क्या है, प्रति उपसर्ग है आया है, ये अव्ययी शब्द है, मुख्य शब्द क्या हो गया, दिन। तो आप क्या लिख सकते हो, 2 बार लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया दिन दिन, दिन दिन, या फिर आप किस प्रकार इसका समास विग्रह कर सकते हो, हर दिन, या क्या कर सकते हो, हर दिन। इसी प्रकार प्रति वर्ष, तो इसका भी आप क्या कर सकते हो, वर्ष
वर्ष, या आप क्या कर सकते हो, हर वर्ष। भाई अपने कहते हैं ना भाई यहाँ मेला कब भरता है, और कोई कहता है भाई प्रतिवर्ष यहाँ मेला भरता है। प्रतिवर्ष मतलब वर्ष वर्ष, हर वर्ष में क्या भरा जाता है, यहाँ पर मेला भरा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है प्रतिक्षण, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, हर क्षण, क्या कर सकते हो, हर क्षण। प्रतिक्षण यहाँ कुछ होता रहता है, हर क्षण यहाँ कुछ होता रहता है, या आप क्या कर सकते हो, क्षण क्षण, मतलब समय समय पर यहाँ कुछ न कुछ होता रहता है। जैसे एक और एग्जाम्पल है प्रत्येक, तो मुख्य शब्द क्या हो गया, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो प्रति धन एक हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ कर सकते, क्या कर सकते हो, हर एक लिख सकते हो। आपने कहते हैं ना भाई प्रत्येक घर जाकर आओ, प्रत्येक घर का मतलब क्या हो गया, हर घर, हर एक घर, ठीक है। तो या आप क्या कर सकते हो, हर एक कर सकते हो, या एक एक, मतलब एक एक को छोड़ना ही नहीं है, मार डालना है, हर एक को, एक एक को बख्शना भी नहीं है। ऐसे आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लो, प्रतिपल, जैसे क्या हो गया, प्रतिपल, तो क्या हो जाएगा, हर पल लिख सकते हो इसको, या क्या कर सकते हो, पल पल। आप ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हो। तो काफ़ी एग्जाम्पल आपके पास हो गए हैं। अब देखो पांचवी कंडीशन पुनरावृत्ति होती है, उसको और देख लेते हैं अपने। जैसे 4 में एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रति उपसर्ग से ही मिलकर बना है। तो जैसे एक तो ये इम्पोर्टेंट है प्रत्याशा, ऐसे शब्द आ जाएं तो उसका समास विग्रह करते समय क्या करना है, प्रतिधन आशा, प्रतिधन आशा मतलब आशा के बदले आशा, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा, आशा के बदले आशा। ये एग्जाम्पल हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल है प्रतिघात। देखो साथियों, प्रति उपसर्ग आ रहा है तो सीधा सीधा कहने का मतलब और कोई समास हो ही नहीं सकता कि प्रथम पद क्या है, अव्यय आ रहा है, और प्रथम पद क्या है, उपसर्ग आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद में इसके क्या हो जाएगा, घात के बदले घात। जैसे खून के बदले खून अपने पुरानी फिल्मों में बदला लेते थे, उसी प्रकार है। या एक एग्जाम्पल ये है प्रत्याघात, प्रत्याघात। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, प्रतिधन आघात, मतलब क्या हो जाएगा, आघात के बदले आघात। ये भी आप कर सकते हैं। अब संसद में भी पता ही है आपको, आरोप चलते ही रहते हैं, तो आप कर सकते हैं प्रत्यारोप, प्रत्यारोप, मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिधन आरोप। तो क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह, आरोप के बदले, आरोप के बदले आरोप। ये उदाहरण ही उदाहरण है आपके पास, आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो विशेषता आपको बताई हुई है कि उपसर्ग से जो शुरू हो जाए वो, या फिर अव्यय शब्द हो, वो कौन से समास होते हैं, अव्ययीभाव समास होते हैं। और अब अंतिम जो मैंने बताया था कि भाई शब्दों की क्या होती है, पुनरावृत्ति भी होती है, वो चीज़ अपने देख लेते हैं। पुनरावृत्ति वाले कौन से शब्द हैं, वो चीज़ अपने देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है रातों रात, एग्जाम्पल क्या है, रातों रात। तो पुनरावृत्ति हो रही है, देखो रात ही रात में, रात ही रात में। अब देखो शब्द की क्या हो रही है, मुख्य शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है रात ही रात में। जैसे भागम भाग, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, भागने के बदले
भागने के बाद भागना। फिर क्या हो रही है, शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, भागम भाग मतलब भागने के बाद भागना। इसी प्रकार घड़ी घड़ी, फिर क्या है, घड़ी के बाद घड़ी। अब देखो ये क्या हो रही है, शब्दों की पुनरावृत्ति। ये संधि शब्द, ये संज्ञा शब्द हो गए रात, भागना और क्या है, घड़ी। और मैंने लिखवाया था कि संज्ञा शब्दों की भी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो ऐसे भी आ जाए ना, रातों रात, भागम भाग, घड़ी घड़ी, तो भी आपको क्या कर देना है, अव्ययीभाव समास ही कर देना होगा। ये याद रखना। मैं एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूँ इसके आपको। मारा मारी, मारा मारी, मारा मारी विग्रह हो जाएगा मार के बाद मार, मार के बाद मार। ऐसे आपको कर देना है। जैसे एक एग्जांपल और है, लूटम लूट, तो इसका क्या हो जाएगा, लूट के बाद लूट, ये हो जाएगा। ये कुछ एक ऐसे शब्द हो गए जो पुनरावृत्ति शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये अपना अव्ययीभाव समास पूरा होता है। खूब एग्जाम्पल अपनों ने देख लिए। तो इसके बाद में जो अन्य समास है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा और अभ्यास पुस्तिका साथ में रखिएगा। निरंतर हमारे साथ बने रहो। आज के साथ अनुमति चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से समास के साथ मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद।